हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं लेसन 6 जिसका नाम है नगर, व्यापारी और शिल्पजन। इससे पहले हम 5 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 7th की बुक है ये, हमारे अतीत। तो इसकी आज हम 6 लेसन को कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारी डेली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका बेस अच्छे से क्लियर नहीं होगा। और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने से मतलब ये नहीं है आपने केवल बुक उठाई और पार्ट को पढ़ लिया। आपको उनमें से फैक्ट्स निकालने होंगे, कहाँ क्वेश्चन बनते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सब आपको नोट्स करना होगा। जब हम आपको बुक ये कराते हैं ये लेसन, तो आपको साथ ही साथ पेंसिल कॉपी लेके बैठना चाहिए, ताकि इसमें से जो जो क्वेश्चन निकलते हैं वो सब आप उसे नोट करते रहे ताकि आपके अच्छे से नोट्स भी तैयार होते रहे। सीटेट का एग्ज़ाम हो तो आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं। एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन आते हैं अपर लेवल में, उसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। आपका कोई यूपीएससी का पेपर हो, यूपी पीसीएस को, आप उन्हें भी देखिए। जो भी तैयारी करते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है, जब पढ़ने बैठते हैं तो लगता है कि ये तो बच्चों वाली किताब है, इसमें से क्या आएगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। शुरुआत यहीं से होगी, तभी आप आगे की जो और बुक्स है उन्हें पढ़ पाओगे। चलिए देखते हैं लेसन में क्या क्या दिया है। देखिए, यहाँ बात हो रही है नगरों के बारे में, नगर, व्यापारी और शिल्पजन। ये कहा है कि अगर कोई भी मध्यकाल में, यहाँ मध्यकाल की बात हो रही है, लेकिन अगर मध्यकाल की भी बात ना हो, आधुनिक बात हो या किसी भी समय की बात ले लीजिए, अगर कोई यात्री यात्रा पर आता है, किसी नगर की यात्रा पर आता है, तो सबसे पहले किस बात पर ध्यान रखा जाएगा? अगर उससे पूछा जाए तो क्या उसकी मुख्य बातें क्या होगी कि वो नगर कैसा होगा, यही आकांक्षाएं रखी जाती है। या तो वो सोचेगा कि वो नगर एक मंदिर नगर था, या फिर प्रशासनिक नगर होगा, या वाणिज्य नगर होगा, या पतन नगर होगा, या किसी अन्य प्रकार का वो शहर रहा होगा। तो ये सब विशेषताएं देखी जाती है किसी भी नगर में कि वहाँ ये सब व्यवस्थाएं कैसी थी। लेकिन क्या होता है, कई बार कुछ नगर ऐसे भी होते हैं जिनमें इन सब विशेषताओं में से एक से ज़्यादा विशेषता एक साथ पाई जाती हैं। जैसे कि वे प्रशासनिक नगर और मंदिर नगर भी हो सकता है। एक ही नगर प्रशासनिक और मंदिर दोनों हो सकता है, और प्रशासनिक और मंदिर नगर होने के साथ साथ वो वाणिज्यिक नगर भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है एक नगर में केवल एक ही विशेषता होगी, एक नगर में कई कई विशेषताएं भी हो सकती है। उन्हें हम कई वर्गों में भी रख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ केंद्र बताए गए हैं जो व्यापार और शिल्पकार के प्रमुख केंद्र रहे हैं। जैसे कि यहाँ मसूलीपट्टनम है, ये हम्पी, ये सूरत, गोलकोंडा, बीदर, बीजापुर, यहाँ तिरुवन्नमलाई, मदुरै। ये यहाँ देखिए, यहाँ पर कावेरी नदी बह रही है, ये कृष्णा नदी यहाँ पर है। तो ये सब कुछ केंद्र बताए हैं शिल्पकार के और व्यापार के। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रशासनिक केंद्र को देख लेते हैं कि प्रशासनिक नगर के बारे में जो बात की गई है यहाँ, वो क्या है। देखिए, हमने पहले पढ़ा था चोल वंश के बारे में, जो पीछे लेसन हुए हैं उसमें हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा था। अब उन्हीं के बारे में कुछ बात बता रहे हैं कि चोलों की राजधानी थी तंजावुर। अब वो तंजावुर नगर कैसा था, तो 1000 साल पहले तंजावुर के बारे में जो बात हो रही है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो तंजावुर नगर था, ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था, तो ये बसा था कावेरी नदी के किनारे पर। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती है। तो हमने देखिए इससे पहले लेसन में पढ़ा भी था, राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था राज चोल ने बनवाया था। कहाँ पर? तंजावुर में बनवाया था। तो जब ये तंजावुर में बनवाया था तो ये एक धार्मिक नगर भी हुआ, मंदिर नगर भी हुआ। यहीं से पता चलता है कि तंजावुर एक मंदिर नगर भी था। अब इसी के बारे में बात हो रही है। जब यहाँ पर राजराजेश्वर मंदिर है तो तंजावुर नगर में सुबह के टाइम ही घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती है। लोक नगर के वास्तुकार कुजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। तो देखिए, इस मंदिर को निर्माण किसने किया था? बनवाया तो ये राजा राजराज चोल ने था, लेकिन इस मंदिर का जो निर्माण किया था, इसके वास्तुकार कौन थे? कुंजर मल्लन राजराज
पेरुथच्चन। और इसका पता कैसे चलता है, इन्होंने अपने नाम को मंदिर की दीवारों पर भी लिखवाया है। देखिए, उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया है। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा नगर में अनेक राजमहल भी है जिनमें कई मंडप बने हुए हैं और राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। तो देखिए, मंडप सभा हॉल की तरह कार्य करते थे, सभा हॉल के रूप में कार्य करते थे और यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते थे। तो राजा कहाँ से, मंडपों से ही अपने अधीनस्थों के लिए आदेश भी जारी करते थे। इसके अलावा नगर में सैन्य शिविर भी बने हुए हैं। नगर उन बाजारों की उन हलचलों से भरा हुआ है जहां अनाज, मसाले, कपड़े, आभूषण की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति के लिए कुएं और तालाबों से होती है जल की आपूर्ति। तंजावुर और उसके निकट का नगर है उरैयूर। उरैयूर के सालिया बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटी सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। तो उरैयूर में जो बुनकर थे वो कौन थे, सालिया बुनकर थे। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य की मूर्ति लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। तो देखिए, घंटा धातु के दीप बनाते हैं और ये कहाँ पर है, स्वामी मलाई में स्थापित। इसके अलावा अगर हम मंदिर नगर की बात करें, ये तो हमने पढ़ा प्रशासनिक नगर कैसे था। अब मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र, इनके बारे में देख लेते हैं। तंजावुर अभी हमने पढ़ा कि वो एक प्रशासनिक केंद्र था, प्रशासनिक नगर था। अब हम पढ़ रहे हैं कि तंजावुर एक मंदिर नगर कैसे था। देखिए, तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होते हैं। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपने भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे और मंदिर बनवाने के बाद वे मंदिरों को कुछ भूमि दान में देते थे जिससे उस मंदिर का खर्च चलता था और इसके अलावा वे धन भी अनुदान में देते थे मंदिर के लिए। इनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न करवाए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन करवाया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा क्या करते थे। तो राजा तो दान किया ही करते थे, जो मंदिर में दर्शन करने आते थे वो भी दान कर कर जाते थे। तो ऐसे ही ये बताया कि तंजावुर एक धार्मिक नगर भी रहा है, मंदिर नगर रहा है और एक प्रशासनिक नगर रहा है। अब जो बात हुई है ऊपर कांसे की, घंटा धातु की और लुप्त मोम तकनीक की, इनके बारे में देख लेते हैं। ये क्या है, देखिए, कांसे से संबंधित तो क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कांसा किस किस धातु से मिलकर बनी हुई है। तो कांसा एक मिश्र धातु है जो किससे बनती है, जो बनी होती है तांबा और रांगा। रांगा किसे कहते हैं, टिन को कहते हैं। तो टिन प्लस तांबा, टिन और तांबे को मिलाकर बनाया जाता है कांसा, इनके मेल से ही बनती है। तो घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। तो देखिए, यहाँ क्या कहा है कि जब तांबा और रांगा अर्थात टिन को मिलाते हैं तो कांसा बन जाता है। लेकिन अगर घंटा धातु हो, घंटा धातु में क्या होता है, इस टिन की मात्रा तांबे और टिन की मात्रा यहाँ तो बराबर ली थी कांसे में, लेकिन घंटा धातु में रांगे की मात्रा ज़्यादा होती है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। इसके बाद चोलकालीन कांस्य मूर्ति लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। अब ये लुप्त मोम तकनीक क्या होती थी, ये देखिए यहाँ पर ये दिखाई गई है। और ये क्या है, ये भगवान विष्णु को दिखाया गया है, भगवान कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस तकनीक में क्या होता था, मोम तकनीक में, इसमें सबसे पहले एक मोम की जो प्रतिमा हमें बनानी होती थी उसे बना दिया जाता था। फिर उस मोम की जो प्रतिमा है उसे मिट्टी से पूरी तरह लीप कर उसे सुखा दिया जाता था। और जब वो सूख जाती थी तो मोम को, क्योंकि उसमें नीचे एक छोटा सा छेद छोड़ देते थे ताकि गर्म करने पर वो मोम पिघल कर उसमें से निकल आए। तो ऐसे वो मिट्टी का एक खोखला सांचा बन जाता था। और उसके बाद जिस भी धातु से हमें मूर्ति बनानी होती थी तो उस धातु को पिघाल कर उस सांचे में के अंदर भर दिया जाता था
और जब वो सूख जाता था तो उस बाहर के मिट्टी के सांचे को तोड़ दिया जाता था, तो अंदर से वो तस्वीर निकल कर आती थी। ये होती थी मोम तकनीक। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, व्यापारी, शिल्पी आदि मंदिर और उसके दर्शनार्थी एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास ही बस गए। इस प्रकार से मंदिर नगरों का विकास हुआ। इस रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का भी आविर्भाव हुआ। जैसे कि ऐसे नगर कौन से आए हैं? मध्य प्रदेश में भिलस्वामिन और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर जैसे कि मंदिर नगर कौन कौन से हैं? तमिलनाडु में कांचीपुरम है तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हुए। जैसे कि वृंदावन कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु में है तिरुवन्नमलाई। ऐसे दो नगर तीर्थ स्थलों के ही उदाहरण हैं। अजमेर में राजस्थान में अजमेर है। यहाँ 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। तो अजमेर जो चौहान राजा हुए हैं 12वीं शताब्दी में, उनकी राजधानी थी। लेकिन बाद में मुगल काल में क्या हुआ, ये उनका सूबा बन गया। यह नगर धार्मिक से अस्तित्व का एक उदाहरण है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये यहाँ पर कब बसे? 12वीं शताब्दी में बसे। और उसके बाद इनके दर्शन करने वाले और श्रद्धालु सभी पंथ मतों के हुआ करते थे। तो ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनके दर्शन करने वाले सभी मत और पंथों के हुआ करते थे। ऐसा नहीं है केवल वो मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर भी है। पुष्कर तालाब कहाँ पर है? ये अजमेर के पास ही है, जहाँ पर प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। छोटे नगरों का संचालन, छोटे नगरों के बारे में देख लेते हैं। अभी तो हमने बड़े नगरों के बारे में देखा। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संचाल सा बिछने लगा था। उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका क्या है? बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, होती थी। और आसपास के गांव वाले अपनी उपज को बेचने के लिए यहाँ मंडपिका में आते थे, अर्थात मंडी में अपनी उपज बेच कर जाते थे। उनमें ऐसी गलियाँ थी जहाँ दुकानें एवं बाजार होते थे, जिन्हें हट कहा जाता था। बाद में हट को ही हाट कहा गया। तो हाट क्या होता है? ये बाजार को कहा जाता है। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगर, शिल्पकार जैसे कि कुम्हार, तेली, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले, अलग अलग, इन सब के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ व्यापारी क्या करते थे? वे नगर नगर में घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे कि घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। देखिए यहाँ पर ये उसी बाजार का एक फ़ोटो दिखाया गया है कि बाजार में कैसे यहाँ पर ये सामान जगह जगह रखा है और कुछ इसे खरीदने वाले हैं और कुछ इसे बेचने वाले हैं। आमतौर पर कोई सामंत यानी कि परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी करके महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारी, शिल्पकार और उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में भी किया गया है जो आज भी पाए गए हैं। तो देखिए इन्होंने कहा है कि जब ऐसी जगह होते थे तो कुछ जमींदार उन नगरों की किलेबंदी कर लेते थे और वहाँ बैन बना लेते थे और फिर वे वहाँ के व्यापारियों पर, जो भी वहाँ कार्य करने वाले थे, शिल्पकार होते थे, इन सब पर कर लगाते थे। और कई बार वे कर लगाने का कार्य किसे दे देते थे? जो वहाँ मंदिर जो उन राजाओं द्वारा बनवाया गया होता था, तो उन मंदिरों को ही सौंप देते थे उनसे कर इकट्ठा करने का कार्य। अब बाजारों पर कर के बारे में देखते हैं कैसे कर लगाया जाता था। राजस्थान से प्राप्त 10वीं शताब्दी के एक अभिलेख का ये सारांश यहाँ दिया गया है। इसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूले जा सकते थे, जैसे कि शक्कर, गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, सुपारी, नमक, मक्खन, तिल, तेल,
और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीज़ें बेचने वालों, आसवकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु के रूप में लिए जाते थे और कुछ नगद रूप में लिए जाते थे। तो देखिए किस तरीके से कर लगाया गया था, प्रत्येक वस्तु पर कर निर्धारित कर दिया गया था। और यहाँ पर एक कारीगर को दिखाया गया है लकड़ी पर नक्काशी करते हुए। देखिए यहाँ ये लकड़ी पर नक्काशी कर रहा है। इसके बाद बड़े और छोटे व्यापारियों के बारे में देखते हैं। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे। उनका एक मुखिया होता था और वो मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूँकि व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसीलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर रथ यात्रा एक साथ यात्रा करते थे। तो इसीलिए ये क्या करते थे, काफिले बनाते थे, अर्थात एक साथ समूह बनाकर तब यात्रा करते थे ताकि रास्ते में इन्हें कोई लूट न सके। अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ बनाते थे, व्यापार संघ जिसे गिल्ड कहा जाता है। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और प्रवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा रहा है? प्रसिद्ध संघ था मणिग्रामम और नाना देशी। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इसके अलावा और कौन कौन से समुदाय थे व्यापारियों के? इसके अलावा थे चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल। ये आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया, मुस्लिम बोहरा दोनों ही समुदाय शामिल थे। ये दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाह और फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन के साथ भी व्यापार करते थे। तो देखिए कितनी दूर दूर तक ये व्यापार करते थे और इनके पत्तनों में कपड़े, मसाले बेचते थे। बदले में अफ्रीका से सोना, हाथी दांत और दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। तो और ये देखिए कैसे आयात और निर्यात दोनों ही कार्य हो रहे हैं। पश्चिम तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। तो जो पश्चिमी तट है भारत का, ये यहाँ पर ये जो पश्चिमी तट है, कह रहे हैं कि यहाँ के तटीय नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे, क्योंकि व्यापार कार्य किया जाता था। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले, कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ से वे यूरोप के बाज़ारों में भेज दिए जाते थे। इससे क्या होता था, बहुत सारा लाभ कमाया जाता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि ये यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए। भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई और यही प्रमुख कारण रहा है कि यूरोपियों ने भारत में व्यापार करने के बड़े स्तर पर व्यापार किया था। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार से बदला, ये आगे बताया गया है। चलिए यहाँ काबुल के बारे में पढ़ते हैं। काबुल किस लिए प्रसिद्ध था? काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के लिए 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। रेशम मार्ग जिस पर कुषाण शासक कनिष्क ने अपना अधिकार कर लिया था। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो का एक सौदागर जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपये का होता है। तो इन्होंने कहा, देखिए काबुल में प्रति वर्ष 30,000 रुपये तक का घोड़ों का व्यापार होता था और उन दिनों ये एक बहुत बड़ी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लादकर लाए जाते थे और उसके बाद क्या होता था, इन्हें उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में बेच दिया जाता था। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। यहाँ शिल्प के बारे में देखिए, नगरों में शिल्प का कार्य कैसे होता था। बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई का कार्य के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो तांबे में और चांदी में जड़ाई के काम के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध थी, तो वो थी बीदर और इसी कारण इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया था। तो जो तांबे और चांदी में जड़ाई का कार्य किया जाता था उसका नाम क्या था, बीदरी। क्यों पड़ गया था, क्योंकि ये बीदर में ही ये कार्य किया जाता था।
पांचाल अथवा विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाब और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भी भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ कार्य जैसे कि कपास को साफ करना, कातना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय हो गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। और देखिए ये ऐसे ही एक यहाँ दिखाया गया है शिल्प का कार्य, और ये पीतल पर काला कार्य, काले, ये क्या है, ये एक मोमबत्ती दान है जिस पर काला आवरण चढ़ाया गया है और पीतल का ये बना हुआ है। तो देखिए कितना सुंदर इस पर कार्य किया गया है। और यहाँ पर ये एक शॉल का बॉर्डर है और ये इस पर देखिए कैसे कार्य किया गया है बुनकरों द्वारा। इसके बाद शहरों के बदलते हुए भाग्य, शहरों के बारे में बता रहे हैं। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, जो गुजरात में स्थित है, कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। तो तंजावुर के बारे में अभी हमने पढ़ा, जो एक बहुत बड़ा प्रशासनिक केंद्र था, एक मंदिर नगर भी था। तो इनकी स्थिति कैसी हुई, इनकी स्थिति पहले की अपेक्षा कमज़ोर पड़ गई, जबकि कुछ अन्य जगह जैसे कि अहमदाबाद, ये पहले की अपेक्षा बड़े और नए व्यापारिक केंद्रों के रूप में उभर कर आए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भगीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों का एक प्रमुख केंद्र बन गया। 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया। तो 1704 में बंगाल की राजधानी क्या बनी थी, मुर्शिदाबाद। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में न टिक सके। क्योंकि उसके बाद जो 1704 के बाद की बात हो रही है, यहाँ क्या हो जाता है, बंगाल में अंग्रेज अपना अधिकार कर लेते हैं और अंग्रेजों के जो देशों में फैक्ट्रियों से बनाया जाता था कपड़ा, वो यहाँ आकर बेचा जाने लगा। और फिर क्या हुआ, जो यहाँ के बुनकर थे उनका कपड़ा पिछड़ गया इसके मुकाबले में। इसके बाद हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत के बारे में बता रहे हैं। हम्पी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है और ये नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि ये शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। तो इस शहर की किलेबंदी बहुत उच्च कोटि की गई थी। किले की जो दीवारें थी उनके निर्माण में कहीं भी गारे और चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शैलखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। तो ये देखिए, जब हम कोई भी घर बनाते हैं, कोई भी भवन बनाया जाता है, तो उसमें गारे या सीमेंट वगैरह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी पदार्थ प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि इन ईंटों को आपस में गूंथ कर ही, फंसा कर ही इस महल को बनाया गया था। एक किलाबंद नगर, इसके बारे में देखते हैं। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया है और कैसे किया है इसके बारे में देखिए। गोवा से आने वाले जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारें जैसी नहीं हैं, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें सपाट और चपटी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे देख लेते हैं। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशय और नहरों के निर्माण में काफ़ी रुचि दिखाई। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अंतराज सागर जलाशय का भी निर्माण करवाया गया था। कृष्णदेव राय ने 2 पहाड़ियों के बीच में एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए करवाया था, जहां से जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों की सिंचाई के लिए पहुंचाया गया। अब हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ की जो वास्तुकला थी वो भी अलग प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे।
वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और तोड़ों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। तो देखिए कहाँ कहाँ से दूर दूर के व्यापारी भी यहाँ आते थे हम्पी में। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदास या विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा और प्रजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। विरूपाक्ष मंदिर अर्थात इसे शिव मंदिर भी कहा जाता है। तो इन मंदिरों में देवदासियाँ नृत्य भी करती थी। महानवमी पर्व पर, जो आज दक्षिण भारत में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करते थे। और देखिए यहाँ पर ये उसी मंदिर का, हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना हुआ रथ दिखाया गया है। पत्थर से कैसे रथ बनाया गया है। अधीनस्थ व्यक्तियों के नजराने उपहार लिया करते थे राजा। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य, संगीत और मल्लयुद्ध के कार्यक्रम भी देखा करते थे। 1565 में दक्कनी सुल्तान गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदाबाद, परार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। तो जैसे ही यहाँ पर सुल्तान आते हैं जो सल्तनत काल से संबंधित थे, कुछ मुगल काल से संबंधित थे, तो जैसे ही उनका शासन यहाँ पर होता है तो यहाँ के जो अपने नगर थे और जो यहाँ के मंदिर वगैरह थे, इन सब का विनाश हो जाता है। सूरत, जो पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता है, उसके बारे में देख लेते हैं। सूरत मुगल काल में कैम्बे, आज का खंभात, जिसे खंभात की खाड़ी भी कहा जाता है, तो वहीं पर ये स्थल था कैम्बे। और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। सूरत और मुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार का एक मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। और अभी हमने पढ़ा सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और मक्का का प्रस्थान द्वार भी, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। वाणिज्य केंद्र क्या है? वाणिज्य केंद्र ऐसा स्थान होता है जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के कारखाने और माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन किया और इन्होंने लिखा कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेची जाती थीं। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारे के लिए प्रसिद्ध थे। तो जो जरी का काम किया जाता था उनके लिए सूरत प्रसिद्ध था। उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध होते थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्राम गृह भी बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां बनी हुई थी। सूरत से जारी की हुई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में भी मान्यता प्रदान की गई थी। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी पतन शुरू हो गया। और इसके कारण क्या थे? इसके कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। जो मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, यही कारण था सूरत के भी पतन का। और उत्पादकता की हानि, पुर्तगाली द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण कर लिया गया था। और बम्बई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। तो इसके प्रमुख कारण क्या रहे हैं पतन के? देखिए, जो मुगल साम्राज्य में प्रमुख जगह बन गई थी, तो मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ इसका भी पतन होने लगा। दूसरा कारण था जो समुद्री मार्ग थे उन पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया था।
और साथ ही एक और कारण था, जो मुंबई स्थान है वहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और उसके साथ इसे प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ रही थी। अब यहाँ एक बार हुंडी शब्द आया है, तो हुंडी शब्द के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा की गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। अब मसूलीपट्टनम के बारे में बता रहे हैं। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम ये कहाँ स्थित है? ये कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का ये नगर बना था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र प्रदेश का तट सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। तो यहाँ पर अपना अधिकार करने का प्रयत्न क्यों किया हॉलैंड और इंग्लैंड के व्यापारियों ने? क्योंकि आंध्र प्रदेश का ये एक महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने ही बनवाया था। अब मछुआरों का एक गरीब नगर, इसके बारे में देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मेथवर्ड ने 1620 में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया है। यह गोलकुंडा का एक प्रमुख पतन है। तो मसूलीपट्टनम गोलकुंडा का एक पतन था, जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना एजेंट, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती थी यहाँ। यह एक छोटा नगर है परंतु घना बसा हुआ है, बिना किसी चारदीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ है। नहीं, यह अच्छी जगह स्थित है। इसकी सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था और आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। चूँकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी इसी तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था भी करता है। गुमास्ता क्या होता है? यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी, उन्हें ही गुमास्ता कहा जाता है। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागर, तेलुगु कोमटी चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। लेकिन जब मुगलों ने गोलकुंडा पर अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ रही थी, क्योंकि इस पर अधिकार हो गया था औरंगजेब का। कंपनी ने नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें, बल्कि उन्हें यह भी आवश्यकता हुई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा। तो जैसे पहले ये एक गरीब नगर हुआ करता था, वैसे ही फिर से जब यहाँ के जो व्यापारी थे वे कहाँ चले गए? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास चले गए तो ये फिर से अपनी व्यापार और समृद्धि खो बैठता है और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन हो गया। आज वह एक छोटे से जीर्णशीर्ण नगर से अधिक कुछ भी नहीं है। नए नगर और व्यापारियों के बारे में देखते हैं कौन कौन थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक नगरों से मसाले और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों ही जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी कंपनियां बनाई थीं। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज भी थे, उनका मुकाबला किया, लेकिन वे ज़्यादा समय तक इनका मुकाबला नहीं कर पाए। किंतु जो यूरोपीय कंपनी है, उन्होंने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और इस कैसे कर लिया? क्योंकि उनके पास जो नौशक्ति थी वो अधिक अच्छी थी बजाय भारतीयों के। अतः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गई।
जैसे जैसे वस्तुओं की मांग में तेजी आने लगी, अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई का धंधा अपना लिया। इससे शिल्प का बहुत ही विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग, डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंट द्वारा निर्धारित की गई डिजाइन के अनुसार ही कपड़ा बनाना पड़ता था और उसके अनुसार ही उन्हें बेचना भी पड़ता था। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास बड़े नगरों का उदय हुआ, जो आज भी ये तो बड़े महानगर ही है। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, जैसे कि बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गई। ब्लैक क्या था? ब्लैक यानी कि देसी व्यापारी और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि जो गोरे शिल्पकार थे, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास इन्होंने बना लिए। 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं और वाणिज्य की कहानी के इनके बारे में आगे के जो लेसन हैं उनके बारे में बताएंगे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बम्बई की एक सड़क का यहाँ चित्र देखिए दिखाया गया है। ये 19वीं शताब्दी का बनाया गया चित्र है। अब पढ़ते हैं वास्को डिगामा के बारे में। वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस, इससे तो संबंधित बहुत बार क्वेश्चन आता ही है। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग की खोज के बहुत सारे प्रयास किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने के लिए मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे और इसी कारण वे समुद्री मार्ग खोजने की कोशिश कर रहे थे। एक पुर्तगाली नाविक थे वास्को डिगामा। ये अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करते हुए भारत पहुंचे। तो ये केप ऑफ गुड होप रास्ता कहाँ से है? देखिए, जो अफ्रीका महाद्वीप है और उसी के रास्ते से यहाँ से होकर जाते हुए जो रास्ता बनता है और इसी को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। तो यहाँ से होते हुए हिंद महासागर को पार करके भारत पहुँचे। उसने अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा था और भारत कब पहुँचे? 1498 में कालीकट पर पहुँचे थे। अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन ये लौट गया था। इसने समुद्री यात्रा के दौरान 4 में से 2 जहाज इसके नष्ट हो गए थे और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे थे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी इसका अनुकरण करना शुरू कर दिया। यहाँ देखिए, ये वास्को डिगामा को दिखाया गया है। भारत पहुँचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक और परिणाम निकला जिसकी किसी ने आशा नहीं की थी। एक इटली वासी थे क्रिस्टोफर कोलंबस। ये भी भारत का मार्ग ढूंढ रहे थे समुद्री मार्ग से आने के लिए, लेकिन होता क्या है, ये अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। इनका सोचना था कि पृथ्वी गोल है, इसीलिए वो पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये अटलांटिक महासागर है तो वास्को डिगामा तो यहाँ से यात्रा करते हुए भारत पहुंचते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर ने कैसे यात्रा की? इन्होंने ऐसे पश्चिम से यात्रा करके, और ये ऐसे आना चाहते थे। तो इन्होंने यात्रा शुरू कब की? 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर ये पहुंच गए। तो ये भारत पहुंचने की बजाय कहाँ पहुंच जाते हैं? वेस्ट इंडीज पहुंच जाते हैं। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा था। इसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहाँ आते रहे। उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों को की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। तो उनकी जो पहली बस्ती थी उन्हें नष्ट करके उन पर अपना अधिकार इन्होंने कर लिया था। तो ये है कहानी कोलंबस की और वास्को डिगामा की, जिन्होंने तो भारत पर सबसे पहले जो समुद्री मार्ग से आते हैं तो वो थे वास्को डिगामा, जो 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचते हैं और वहाँ पर उनका स्वागत किया जाता है जमोरिन राजा द्वारा, जो भारत में उस समय वहाँ के कालीकट के राजा थे जमोरिन। वो इनका एक बहुत ही अच्छे से स्वागत भी करते हैं।
तो इसके साथ ही हमारा ये लेसन तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसके बाद आगे के लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।